नमस्कार, सादर वंदे मातरम। चलिए मित्रों, आज बात करते हैं पुलिस और पॉलिटिशियंस की। जब बात पुलिस की चलती है तो लोग अलग अलग धारणाएं बना लेते हैं। किसी के मत में पुलिस गुंडागर्दी करने वाली, किसी के मत में पुलिस घूस लेने वाली, तो किसी के अनुसार एफआईआर दर्ज न करने वाली। परंतु ये सभी धारणाएं मित्रों बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी आधार के बना ली जाती हैं। परंतु यह किसी को पता नहीं कि पुलिस की ड्यूटी में 10-15 घंटे विदाउट एनी ओवर टाइम के करने पड़ते हैं। सेक्शन 22 पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार प्रत्येक पुलिसकर्मी को 24 घंटे अवेलेबल रहना होता है। हमारे लिए होली दिवाली मौज मस्ती, उमंग, उत्साह, रंग और पटाखों का त्योहार होता है दोस्तों, परंतु हमारे पुलिस कर्मियों के लिए एक्स्ट्रा वर्क, नाइट शिफ्ट, ओवर टाइम, इसके अलावा और कुछ नहीं। आजादी से लेकर आज 2020 तक 35,000 पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं। आज पुलिस की दयनीय स्थिति किसी से छुपी नहीं है। 10-15 घंटे की ड्यूटी, वह भी बिना किसी साप्ताहिक अवकाश के। बात करें सैलरी की तो वह भी अन्य विभाग के समकक्षों से कम। और यही पुलिसकर्मी जिन लोगों के लिए होली दिवाली भी नहीं मना पाते, अंत में जाकर उन्हीं लोगों से पुलिस को गालियां सुनने को मिलती हैं। यह बेरोजगारी का ही आलम है कि एक युवा बेचारा 24 घंटे की ड्यूटी, वह भी सबसे कम सैलरी में करने के लिए सहमत होता है। जब मैंने कुछ पुलिस कर्मियों से बातचीत की और उनसे जानना चाहा क्या वे चाहेंगे कि उनके बच्चे भी पुलिस विभाग में आए, तो उन्होंने साफ इनकार किया और कहा कि साहब, हम चाहेंगे वह तो कम से कम सुकून का जीवन जी सके। हाँ, मैं यह भी जानता हूं कि कुछ लोगों के पुलिस के साथ नकारात्मक अनुभव रहे होंगे, परंतु उन नकारात्मक अनुभवों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा। जब भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में जन क्रांति, जन आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद अंग्रेज 1861 में एक पुलिस एक्ट लेकर आए, जिसका उद्देश्य केवल लोगों के आंदोलनों को, लोगों की आवाज को, लोगों के सरकार के प्रति विद्रोह को दबाना और कुचलना मात्र था, ना कि लोगों की सेवा करना था। और वही परिपाटी आज भी चली आ रही है। संविधान ने जो पुलिस को हैवी और मजबूत, ताकतवर अधिकार दिए हैं, वह अधिकार पुलिस के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को देखते हुए अति आवश्यक है। परंतु अफसोस की बात कि ये सभी अधिकार पुलिस से पॉलिटिशियन चुपके से चुरा लेते हैं और उन अधिकारों का पॉलिटिशियन अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं। आपने यह देखा होगा कि जब सत्ताएं बदलती हैं, यानी जब नैरो माइंड गवर्नमेंट सत्ता में आती है, तो पुलिस विभाग में अन्य प्रशासन के साथ साथ आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नैरो माइंड गवर्नमेंट सत्ता में आते ही सबसे पहले 2 काम करती है। पहला काम तो यह है कि वर्तमान स्थितियों को अपने नियंत्रण के अंदर करना। दूसरा, नेक्स्ट इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस की व्यवस्था करना। रही बात फाइनेंस की व्यवस्था का, तो इसके लिए अन्य विभाग बहुत है, वहां से व्यवस्था हो जाती है। परंतु वर्तमान स्थितियों को अपने नियंत्रण में करने के लिए यह पुलिस विभाग को दी गई शक्तियों का जमकर दुरुपयोग करते हैं। नेता पुलिस ही नहीं, यह तो चाहते हैं कि यह जुडिशियरी को भी कंट्रोल करें, परंतु जुडिशियरी एक स्वतंत्र निकाय होने की वजह से इनके हाथ में जुडिशियरी के ट्रांसफर, प्रमोशन कुछ भी नेताओं के हाथ में नहीं होता। परंतु पुलिस विभाग के प्रमोशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सभी नेताओं के हाथ में होते हैं और यहीं से सारा गड़बड़ झाला शुरू हो जाता है। किसी पुलिसमैन के ट्रांसफर के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह कितना काबिल, मेहनती और ईमानदार अधिकारी है, बल्कि यह देखा जाता है कि वह अपने राजनीतिक आकाओं की कितनी हाँ में हाँ मिलाता है, चाहे वह बात सही हो या गलत हो। यदि एक राजनेता केले के पेड़ को सेब का पेड़ कहता है, तो अधीनस्थ कर्मचारी को
उसे सेव का पेड़ तो मानना ही पड़ेगा। साथ में यह और कहना पड़ेगा कि हजूर इसकी सेव भी बड़ी मीठी है, आदेश हो तो तोड़कर लाऊं। आपने अक्सर देखा होगा कि सत्ताएं बदलते ही, बात करता हूं विशेषकर नैरो माइंड गवर्नमेंट के लिए, सरकारें बदलते ही पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग में बड़े परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। पुलिस विभाग में तबादलों का बड़ा दौर शुरू होता है, क्योंकि प्रत्येक नेता पुलिस का पावर अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है और फिर उसके बाद में तय होता है किसे अंदर करना है और किसे बाहर करना है, किस विरोधी की अकल ठिकाने लगानी है। आपने कई बार सरेआम नेताओं को यह धमकी देते हुए देखा होगा, सुना होगा कि जब हमारी सरकार आएगी तब देखेंगे, जेल की चक्की पिसवाएंगे। और जब सरकारें बदलती हैं तो विपक्ष के नेता अलग अलग केसों में अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कई बार पुलिस रिफॉर्म्स के प्रयास भी किए गए, जैसे जनता सरकार ने नेशनल पुलिस कमीशन 1979, फिर रिबेरो कमीशन 1999, 2000 में पद्मनाभिया कमीशन, 2003 में मालिमत कमेटी, परंतु इनमें से किसी भी सिफारिशों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। इन सभी से आहत होकर पूर्व डीजीपी श्री प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में 1996 के अंदर एक पीआईएल दाखिल की, जिसका 22 सितंबर 2006 10 वर्ष की लंबी अवधि के बाद में निस्तारण हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में इन्हें लागू करने के लिए आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने की वजह से राज्य सरकारें इनकार तो नहीं कर सकती थी, परंतु उन्हें पूर्ण रूपेण लागू भी नहीं किया। यदि पुलिस विभाग में लोगों का पुनः विश्वास जमाना है तो पुलिस विभाग में नेताओं के अनुचित हस्तक्षेप को समाप्त करना होगा। जैसे जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसी प्रकार से पुलिस को भी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा। जिन चीजों में या विभागों में या आंदोलनों में नेता हाथ डालते हैं वह सब शंकाओं के घेरे के अंदर आ जाते हैं। कहते हैं ना कि जहां जहां पांव पड़े नेता के वहां वहां बंटा धार। ओवरऑल पूरे देश में एवरेज एक पुलिस थाने को 110 लीटर पेट्रोल मासिक मिलता है, जिसके अंदर उन्हें पेट्रोलिंग भी करनी होती है, एरिया की सिक्योरिटी भी देखनी होती है और कैदियों का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। अनेक पुलिस थानों में आवश्यक सेवाओं व संसाधनों का अभाव है। अभी आपने सुना होगा नोएडा में 2 पुलिस थानों का बिजली का कनेक्शन इसलिए काट दिया गया था कि वो बिजली का बिल नहीं भरवा पाए थे। यह सारी व्यवस्थाएं पुलिस थानों को अपने लेवल पर मैनेज करनी होती हैं और मैनेज का अर्थ आप खूब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और इसी मैनेज करने के चक्कर में ही जो आप पुलिस को लेकर आरोप लगाते हैं वह सब इनसे रिलेटेड होते हैं। छोटे मोटे खर्चे पुलिस जब अपने लेवल पर मैनेज करती है तो फिर यह मैनेज करने की व्यवस्था धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है। पुलिस पर यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि वह जल्दी से एफआईआर दर्ज नहीं करती और डरा धमका कर भगा देती है। मान लीजिए कि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी आ गए और उन्होंने सभी एफआईआर दर्ज करना भी शुरू कर दिया, तो सबसे पहले वर्कलोड बढ़ जाएगा, फिर जाकर उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद में कई महीनों उन्हें फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी और सबूत इकट्ठे करने होंगे और अंत में परिणाम यह होगा कि जितनी ज्यादा एफआईआर उतना आपका परफॉर्मेंस खराब। यानी सीधा सा अर्थ, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस डाउन होगा। जितनी ज्यादा एफआईआर होंगी उतना एरिया का क्राइम रिपोर्ट ज्यादा होगा, क्राइम रेट ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा एफआईआर होंगी उतना ही आपका पुलिस थाना बदनाम होगा। समस्या सभी जानते हैं, परंतु सब आंखें मूंदे रखने में भलाई समझते हैं। 144 पुलिसकर्मी 1 लाख लोगों को सुरक्षा देते हैं, तो दूसरी ओर 56,945 पुलिसकर्मी 21,000 वीआईपी को सुरक्षा देते हैं। यह वीआईपी कल्चर
देश से समाप्त होना चाहिए। अधिकतर कांस्टेबल तो इन्होंने घरों में लगा रखे हैं, जो मेम साहब को शॉपिंग करवा रहे हैं, गैस सिलेंडर भरवा रहे हैं, परचून का सामान ला रहे हैं, बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी उन्हें मिलनी चाहिए जिनके जीवन को वास्तव में खतरा होता है। सिक्योरिटी जजेज को मिलनी चाहिए जो अपराधियों को सजा सुनाते हैं। सिक्योरिटी उन पुलिस अधिकारियों को मिलनी चाहिए जो अपराधियों को रिमांड पर लेते हैं। राजनेताओं को किस प्रकार की सिक्योरिटी, जबकि राजनेता तो कहते हैं कि वह जन सेवा करते हैं, और जबकि मैं समझता हूं कि जन सेवा में उनकी जान को खतरा मेरी समझ से बाहर है। परंतु फिर भी यदि वो समझते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनकी जान को खतरा है, तो निश्चित वो सिक्योरिटी रखें, परंतु वह सिक्योरिटी अपनी जेब से रखें, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उनका स्टैंडर्ड और रुतबा भी मेंटेन हो जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है कि पुलिस अपना काम बेहद खूबसूरत तरीके से, बेहद शानदार तरीके से करना जानती है, परंतु जब उसी पुलिस को एक अनपढ़ और अपराधी किस्म के व्यक्ति जिसका राजनीतिकरण हो गया उसे सैल्यूट करना पड़ता है, तो उसका मनोबल डाउन होता है। क्राइम रोकने की जिम्मेदारी केवल अकेली पुलिस की नहीं है, पूरे समाज की है। लोग कास्ट के नाम पर, फेवरेट पार्टी के नाम पर कई बार देखा गया है कि क्रिमिनल का सपोर्ट करते हैं। पहले जब रिश्तेदारी के अंदर कोई व्यक्ति क्रिमिनल निकल आता था तो लोग उसे विवाह शादी के अंदर बुलाना तो दूर, उससे अपना संबंध भी नहीं बताते थे। परंतु आज यदि कोई व्यक्ति क्रिमिनल है तो लोग उससे अपना नजदीकी का संबंध बताकर डोनगिरी झाड़ते हैं। पुलिस की यदि कोई समस्या है तो वह सबसे बड़ी समस्या है कि वह स्वतंत्र नहीं है। जब भी कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो पुलिस को एक फुटबॉल समझकर उसका इस्तेमाल करता है, उससे खेलता है। यदि पुलिस सिस्टम को ईमानदारी से सत्ताएं यदि मजबूत बनाना चाहती हैं तो पूर्व डीजीपी श्री प्रकाश सिंह के पीआईएल पर दिए गए आदेशों को ईमानदारी से क्रियान्वयन करना चाहिए। उस पीआईएल के अनुसार एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बने जो नेताओं के पुलिस के ऊपर उचित और अनुचित नियंत्रण का ध्यान रखे, और सीनियर पुलिस अधिकारियों के पदस्थापन को कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाना चाहिए, जिससे वह अपराधियों के खिलाफ अपनी योजनाओं को अमली जामा पहना सके। और पुलिस विभाग में प्रमोशन एवं ट्रांसफर के लिए एक नीति निर्धारण होना चाहिए। सभी पुलिस थानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए एवं इनके वेतनमान अन्य विभाग के समकक्ष अधिकारियों के समान किए जाने चाहिए। कानून व्यवस्था एवं इन्वेस्टिगेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाना चाहिए, जिससे कार्य का भार भी कम होगा और कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। एक पुलिस कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए जो लोगों की पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट देखे। पुलिस को राजनेताओं के अनुचित हस्तक्षेप से बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए, और प्रयास यह हो कि राजनेताओं का हस्तक्षेप पुलिस विभाग में न्यूनतम हो और कानून अपना काम करे। यह परम सत्य है कि प्रजातंत्र में राजनेता जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और यह मानता हूं कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती है, परंतु इस प्रतिनिधित्व और जवाबदेही के नाम पर कानून को जेब में रखने की अनुमति किसे भी नहीं दी जानी चाहिए। आइए हम सभी मिलकर समाज, पुलिस, सरकार, ये सभी एक श्रेष्ठ व्यवस्थापन की ओर बढ़ें। आइए हम सभी मिलकर समाज, पुलिस, सरकार एक श्रेष्ठ व्यवस्था की स्थापना में अपना योगदान दें। दोस्तों, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए कहें। नमस्कार।